आद्या अपनी बीमार सहेली से मिलकर घर की ओर वापस लौट रही थी। उसकी स्कूटी सड़क पर तेजी से दौड़ती जा रही थी, क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा था और आद्या अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाना चाहती थी। वैसे तो वो समय रहते ही अपनी सहेली के घर से निकल गई थी, लेकिन रास्ते में उसकी स्कूटी बंद पड़ गई थी और बड़ी मुश्किल से उसकी स्कूटी स्टार्ट हुई थी। लेकिन इस चक्कर में थोड़ा अंधेरा हो गया था। सामने सड़क पर रास्ता बंद देखकर आद्या परेशान हो गई, क्योंकि आगे सड़क पर कुछ काम चल रहा था। उसे ना चाहते हुए भी जंगल वाले रास्ते की ओर अपनी स्कूटी घुमानी पड़ी। वैसे भी यह शॉर्टकट था, तो आद्या ने सोचा कि जल्दी ही रास्ता पार हो जाएगा। आद्या ने तेजी से अपनी स्कूटी कच्ची सड़क पर उतार दी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी स्कूटी फिर से बंद पड़ गई। वो स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। आद्या का माथा पसीने से भीगने लगा। तभी पीछे से एक बाइक आती हुई दिखाई दी। बाइक वाला लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे आद्या, तुम यहाँ कैसे? मुझे पहचाना? मैं विवेक। आद्या उसे पहचान गई। वह उसके पुराने वाले कॉलेज में उसका सीनियर था। आद्या ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया और बोली, विवेक, मेरी स्कूटी खराब हो गई है। विवेक ने कहा, रुको, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो झुककर स्कूटी देखने लगा। तभी आद्या को 3 लड़के और दिखाई दिए। वो लड़के आद्या की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें देखते ही आद्या भयभीत होकर तेजी से भागने लगी, क्योंकि आद्या ने तो इन लड़कों को जान से मार डाला था और यह बात आद्या के अलावा और कोई नहीं जानता था। आज ये लड़के उसके सामने कैसे आ गए और उसकी ओर कैसे बढ़ रहे थे, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। उसका कलेजा भय के मारे थर थर कांप रहा था और उसके माथे से पसीना बहने लगा था। उसने पीछे पलटकर देखा तो अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि पीछे तो कोई भी नहीं था। उसने अपनी बेकाबू होती हुई सांसों को नियंत्रित किया और अंधेरे में दूर दूर तक गौर से देखने लगी कि कहीं किसी पेड़ या घनी झाड़ियों के पीछे कोई छिपकर तो नहीं बैठा। लेकिन दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा था। बस विवेक स्कूटी की हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दे रहा था। विवेक उसे दूर खड़े देखकर कहने लगा, अरे आद्या, तुम वहाँ क्या कर रही हो? आद्या कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वह पाषाण के मूर्त की भांति जम सी गई थी। विवेक अपना काम छोड़कर उसके पास आया और उसके कंधे को हौले से छूते हुए बोला, आद्या, क्या हुआ तुम्हें? आद्या फूट फूट कर रो पड़ी, तो विवेक ने इधर उधर देखते हुए उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से अकेली जवान लड़की। विवेक को यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने आद्या से कहा, आद्या, संभालो खुद को, तुम्हें हुआ क्या है? चलो स्कूटी स्टार्ट करके देखते हैं। अगर ठीक हुई तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें अपनी बाइक पर तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और किसी मैकेनिक को फोन करके बोल देता हूँ, वह स्कूटी ठीक करके तुम्हारे घर तक पहुँचा देगा। आद्या की आंखों में आंसू थे। उसने बड़ी मुश्किल से धीरे से सहमति में सिर हिलाया। उसने विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे स्कूटी की ओर बढ़ने लगी। वह भयभीत नेत्रों से इधर उधर ताक रही थी। विवेक ने स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। तब विवेक ने आद्या को अपनी स्कूटी पर बिठाया और उसे उसके घर तक छोड़ दिया। फिर उसने आद्या के पिता मोहन जी को बता दिया कि वह मैकेनिक को बुलवाकर स्कूटी ठीक करवा कर भिजवा देगा। आद्या के पिता ने इतने सहज भाव से उससे बात करते हुए देखकर पूछा, बेटा, क्या आप आद्या को पहले से जानते हो? विवेक धीरे से बोला, जी अंकल, मैं कॉलेज में आद्या का सीनियर था। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद विवेक वहां से चला गया। आद्या ने इतने दिनों के बाद अपने पुराने वाले कॉलेज से किसी को देखा था। आज उसका मन बहुत विचलित होने लगा था और एक अजीब सी अशांति ने उसे घेर लिया था। जिन 3 लड़कों को उसने जंगल में देखा था, उन 3 लड़कों का चेहरा रह रह कर उसकी आंखों के सामने आ जाता था। किसी को भी पता नहीं था कि आद्या के मन में क्या चल रहा है। जब आद्या अपने कमरे में सोने के लिए आई तो उसने दवाई निकाल कर खाई। पिछले 2 सालों से उसकी काउंसलिंग भी हो रही थी और वह दवाइयाँ भी ले रही थी। आद्या के माता पिता को भी समझ में नहीं आता था कि आखिर आद्या की परेशानी क्या है। यह राज केवल आद्या के दिल में ही दफन था। दवाई लेने के बाद उसे नींद आने लगी और वह सो गई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो नहा धोकर चाय का कप लेकर वह बालकनी की मीठी धूप में आकर बैठ गई। तभी विवेक उसे स्कूटी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। आद्या मुख्य द्वार पर पहुंची तो विवेक ने स्कूटी की चाबी उसके हाथों में थमाते हुए कहा, लो, तुम्हारी स्कूटी ठीक हो गई। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। आद्या बोली, अरे ऐसे कैसे? तुम यहाँ तक आए हो तो चाय पी कर जाना। कल भी मैं ठीक से तुम्हें धन्यवाद नहीं बोल पाई। विवेक देख रहा था कि आज आद्या थोड़ी ठीक लग रही थी। वह उसके साथ घर के भीतर आया। मोहन जी ने उठकर उसका स्वागत किया। फिर सब ने साथ बैठकर चाय पी और नाश्ता किया। उसके बाद विवेक जाने लगा तो मोहन जी ने कहा, सुनो बेटा, तुम तो आद्या की स्कूटी लेकर आए थे, तो वापस कैसे जाओगे? रुको, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कहीं छोड़ देता हूँ। विवेक ने मुस्कुराकर मोहन जी को थैंक यू बोला और उनके साथ घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह मोहन जी के साथ बातचीत करता रहा।
उसकी बातचीत से मोहन जी बहुत प्रभावित हुए थे। वैसे तो अब आद्या और विवेक के मिलने की कोई वजह बाकी नहीं रह गई थी, लेकिन एक शाम विवेक आद्या के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर विवेक ने आद्या के पिताजी से कहा, अंकल, हमारे नए घर का गृह प्रवेश है कल, आप लोगों को भी पूजा में आना है। मोहन जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उसे अगले दिन आने का आश्वासन दे दिया। अगले दिन मोहन जी ने छुट्टी ले ली और अपनी पत्नी और आद्या को लेकर विवेक के बताए पते पर पहुंच गए। विवेक ने उन लोगों का स्वागत किया और पूजा खत्म होने के बाद खाना खाकर वह लोग वापस चले आए। इस बीच विवेक ने आद्या से बहुत सी बातचीत की और दोनों ने एक दूसरे से फोन नंबर भी ले लिया। कुल मिलाकर उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों फोन पर कभी कभार मैसेज के द्वारा एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बातचीत जब बढ़ने लगी तो कॉल तक बात पहुंची और उसके बाद एक दिन एक रेस्टोरेंट में बुलाकर विवेक ने आद्या को प्रपोज भी कर दिया। उसे उम्मीद थी कि आद्या खुशी के मारे फूली नहीं समाएगी। आद्या भी अब धीरे धीरे विवेक को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह विवेक के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएगी। मगर आज विवेक ने उसे सामने से प्रपोज कर दिया था तो 2 पल को उसका चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। फिर अगले ही पल वह बिना कुछ कहे अपना पर्स उठाकर वहां से निकल गई। उसके इस व्यवहार पर विवेक को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी बातों से उसे ऐसा लगता था जैसे वो भी उसे पसंद करती है। लेकिन आज का यह रूखा व्यवहार उसके लिए कल्पना से परे था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर आद्या के मन में चल क्या रहा है। आखिरकार उससे रहा नहीं गया तो वह आद्या से मिलने के लिए सीधे उसके घर ही पहुंच गया। आद्या उस वक्त घर पर अकेली थी। उसके मम्मी पापा बाजार गए हुए थे। आद्या विवेक को वहां देखकर सकपका गई। विवेक ने आगे बढ़कर उसकी हथेली थामते हुए कहा, देखो आद्या, तुम्हारी आंखों में मुझे खुद के लिए प्रेम साफ दिखाई देता है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो भी बात है खुलकर कहो, मुझे जानना है कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। आद्या पहले तो ना नुकुर करती रही, लेकिन विवेक ने जब उसे अपनी कसम दे दी तो आद्या फुट फुट कर रो पड़ी और कहने लगी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। तुम्हें अपने 3 दोस्त याद हैं जिनकी कॉलेज के छत से गिरने के कारण मौत हो गई थी? विवेक ने गौर से उसका चेहरा देखते हुए सहमति में सिर हिलाया तो आद्या ने रोते हुए कहना शुरू किया, जब मैं कॉलेज के पहले दिन कॉलेज पहुंची तो उन लोगों ने मेरी रैगिंग की। वह लोग सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मुझसे डांस करने के लिए कह रहे थे। मैंने किसी तरह उनकी सारी बातें मान ली, लेकिन उन लोगों की गंदी नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। 2 महीने बीतने के बाद एक दिन उनमें से एक लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, तुम्हारी सहेली मधु छत पर बेहोश हो गई है। उसकी बात सुनकर मैं झट से भागती हुई छत पर पहुंची तो वहां पर 2 लड़के पहले से ही मौजूद थे। उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ कुकर्म करने की कोशिश की। कहते कहते आद्या का गला भारी होने लगा तो विवेक ने उसे पास पड़ी हुई टेबल से पानी का गिलास उठाकर पानी पिलाया। आद्या 2 पल को रुकी, फिर गहरी सांस भरते हुए कहने लगी, मैं उनसे बचने की कोशिश करने लगी। इसी चक्कर में एक लड़के को मेरे हाथों धक्का लग गया और वह छत से नीचे की ओर लटक गया। उसे बचाने के लिए बाकी के 2 लड़कों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में उन लोगों का भी संतुलन बिगड़ गया और वह तीनों एक साथ ही नीचे गिर पड़े। मैं भी वहां से किसी तरह भागकर नीचे चली आई, लेकिन नीचे जाने पर पता चला कि उन तीनों के प्राण निकल चुके थे। पूरा कॉलेज उन्हें घेर कर खड़ा था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई और घबराहट छुपाए वहां पर खड़ी थी। किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सभी को यही लगा कि वो तीनों लड़के ऊपर जाकर कोई शरारत कर रहे थे और नीचे गिर पड़े, लेकिन उन तीनों की मौत की असली वजह सिर्फ मैं जानती हूँ और मुझसे यह पाप हुआ है। उसके बाद मुझे कॉलेज जाने में घबराहट होने लगी और मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। मेरी तबीयत खराब होने लगी। उस घटना का मेरे दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा था। फिर पापा मुझे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मेरी काउंसलिंग अभी भी चलती है और मैं दवाइयाँ भी लेती हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ विवेक, प्लीज मुझे भूल जाओ। आज तक मैं यह बातें किसी को नहीं बता पाई, लेकिन पता नहीं तुम पर मुझे इतना भरोसा कैसे हो गया कि मैं यह सारी बातें तुम्हारे सामने कह पा रही हूँ। विवेक ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है। और जानती हो, मैं तुम्हें अब से नहीं बल्कि कॉलेज के समय से ही बहुत प्यार करता हूँ। आज मुझे पता चला कि तुमने अचानक से कॉलेज जाना बंद क्यों कर दिया। मैं तो तुम्हारे लिए बेचैन सा रहने लगा था, लेकिन शायद इसी तरह किस्मत में हमारा मिलना लिखा था। वह तीनों लड़के मेरे दोस्त थे और मैं भी उनकी हरकतें अच्छे से जानता हूँ। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि औरतों की इज्जत करो, लड़कियों से गलत व्यवहार मत करो, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक न मानी। फिर धीरे धीरे मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया और एक दिन अचानक से उनकी मौत की खबर ने मुझे झकझोर दिया। लेकिन उनके साथ यह तो होना ही था, क्योंकि जो लोग गलत काम करते हैं उसका अंजाम भी तो गलत ही होता है।
हाँ, इस घटना के पीछे की वजह तुम बनी, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कोई पाप नहीं किया, बल्कि तुमने जो भी किया खुद के बचाव में किया। अब तुम थोड़ी न जानती थी कि वो छत से गिर जाएंगे, इसलिए अपने मन से यह ग्लानि भाव हटा दो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। बोलो, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? आद्या हैरान थी कि इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बावजूद विवेक उसे अपनाने को तैयार है। वह उसके प्रेम के आगे नतमस्तक हो गई। आज इतने दिनों के बाद किसी के सामने अपना दिल खोलकर वह भी हल्का महसूस कर रही थी। विवेक तो खुशी से झूम उठा। उसने उसी दिन अपने माता पिता को आद्या के बारे में बता दिया। उसके माता पिता ने आद्या के माता पिता के साथ मिलकर उन दोनों का रिश्ता तय कर दिया। शादी के बाद आद्या धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। अब ना तो उसे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती थी और ना ही दवाइयों की, क्योंकि विवेक का प्रेम ही उसके मन का सुकून बन चुका था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आद्या ने कोई पाप किया था? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।